एपिसोड 103 से 107। डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 103। युवराज अभी भी आदत के ऊपर उसे एग्रेसिव होकर कैसे कर रहा था, पर इस बार आदत नहीं उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह भी युवराज का साथ देने लगी। आदत को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर युवराज धीरे धीरे प्यार से उसे किस करने लगा। युवराज एक हाथ से आदत की पूरी बॉडी सहला रहा था। आदत को अपनी बॉडी में गूसेबम्स पैदा होते हुए महसूस हो रहे थे। काफी देर तक युवराज आदत के पिंक लिप्स को किस करता रहा। जब उसे लगा कि आदत उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो युवराज ने आदत के लिप्स को अपने लिप्स की गिरफ्त से आजाद किया। युवराज के छोड़ते ही आदत गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा सांस नाले पानी की वजह से खून की तरह लाल हो गया था। युवराज आदत के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। उसने आदत के चेहरे की तरफ देखकर मधोशी भरी आवाज में कहा, क्यों मेक में क्रेजी वाइफी, जब भी तुम्हें देखता हूं मैं खुद पर से काबू को देता हूं। मैं चाह कर भी खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। कहते हुए युवराज आदत के चेहरे को बेहद सेडिक्टिव तरीके से टच करने लगा। युवराज की बातें सुनकर आदत का पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से लंदन में युवराज उसे परेशान करता था, और वह हमेशा इसी तरह से अपने अंदर अजीब से बेचैनी महसूस करती थी। सब कुछ याद करके आदत को अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बकवास बंद कीजिए और आप अपने घर जाए। आदत की बात सुनकर युवराज ने आदत को झटका से हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम जहां रहोगी वही मेरा घर होगा, क्योंकि मेरे पास परिवार के नाम पर तो सब सिर्फ तुम हो, और जब मेरे मेंशन में मेरा कोई अपना है ही नहीं, तो वह मेरा घर कैसे हो सकता है। युवराज की बात सुनकर आदत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कहा, तो फिर आपने मुझे अपने मंजन से जाने के लिए क्यों कहा? मैं तो आपकी बात मानकर यहाँ पर आई हूँ ना। अब जब मैं आपकी बात मान ली है, तो आप मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए क्यों आए हैं? क्यों मेरे करीब आकर फिर से मुझे तकलीफ देना चाहते हैं? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इतनी जितनी शायद ही कोई किसी से करता होगा। इसी नफरत की वजह से आप मुझे तकलीफ देना चाहते हैं ना। आदत की बात सुनकर युवराज की पकड़ उसके चेहरे पर मजबूत हो गई। युवराज ने आदत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत से भी ज्यादा, पर मैं चाहकर भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। बहुत कोशिश की तुम्हें दर्द दे सकूं, पर यह मुझे इसकी इजाजत ही नहीं देता। कहते हुए युवराज ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। युवराज की बात सुनकर आदत ने चमकती आंखों से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या आप हमसे प्यार करते हैं? कहते हुए आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर युवराज को देखने लगी। आदत का सवाल सुनकर युवराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों? राज की बात सुनकर आदत ने छोटी छोटी आंखों से उसे देखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तो जब हमसे नफरत करते हो तो हमारे पास क्या कर रहे हो? कहीं और चले जाओ। कहते हुए आदत अपना चेहरा बेड में घुसा कर लेट गई। आदत को इस तरह से खुद को धक्का देते हुए देखकर युवराज ने छोटी आंखों से आदत की तरफ देखा और झटके से उसे पलटकर अपनी तरफ किया। आदत ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हम आपको देखेंगे कि नहीं, आप यहां से चले जाओ, वरना हम सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर आपके यहां से धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहेंगे। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे उसे किस के साथ बाइट भी करने लगा। उसने बेहद मधोशी भरी आवाज में कहा, तुम अपने पति को अपने मेंशन से निकलना चाहती हो कि तुम्हें ये सही लगता है? बीवी। युवराज की बात सुनकर आदत ने अपनी आंखों को खोलकर युवराज की तरफ देखते हुए कहा, माय डियर हस्बैंड, शायद आप भूल गए कि आप नहीं कहा था कि आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, तो फिर अब आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको अपना पति मानूं? आदत की बात सुनकर युवराज ने कुछ नहीं कहा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आदत अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम सुकून से सोना चाहती हो? ये तो गलत है। अभी भी जब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हें कैसे सोने दे सकता हूँ? युवराज की बात सुनकर आदत ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, तो करना क्या चाहते हैं आप? आदत का सवाल सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखने में कहा, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर समाना चाहता हूं, तुम्हें फिर से गहराइयों तक महसूस करना चाहता हूं। युवराज की बात सुनकर आदत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आप इस वक्त होश में नहीं है, वरना होश में आप कभी भी मेरे करीब आने की बात नहीं रहते, और मैं नहीं चाहती कि सुबह उठने के बाद आप मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं आपकी इज्जत लूट ली। कहते हुए आदत मुंह बनाने लगी। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी शर्ट के अंदर अपना हाथ डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्ट कर लेना कि तुमने ही मेरी इज्जत लूटी है, वैसे भी हर रोज मेरी इज्जत लूटने की मौके ही तो तलाशती रहती हो तुम। कहते हुए युवराज ने आदत को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर फिर से उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा।
आदत ने युवराज की तरफ देखा जो कि अब उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आदत ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हैं, कहा जो करना है कीजिए, हम तो आपके ही हैं, बस सुबह हम आपकी कोई बकवास नहीं सुनेंगे, ये हम अभी बता देते हैं, हमें नहीं पता कि सुबह आपको कुछ याद रहेगा या नहीं, पर आदत युवराज यूथरा कुछ सब याद रहेगा कहते हुए आदत ने अपनी आंखों को बंद कर दिया और युवराज को महसूस करने लगी। युवराज धीरे धीरे आदत की पूरी बॉडी पर किस करते हुए उसकी बॉडी से उसके सारे कपड़े अलग कर रहा था। कुछ ही देर में आदत युवराज के सामने बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस वक्त उसे बहुत शर्मा रही थी, पर युवराज तो जैसे आज उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। आदत ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया हुआ था। ये देखकर युवराज ने उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, लिटिल रैबिट अपनी आंखें खोलो। आदत जिसे आज काफी टाइम बाद युवराज के मुंह से खुद के लिए लिटिल रैबिट सुना था, युवराज के मुंह से लिटिल रैबिट सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। युवराज ने उसकी गली आंखों पर किस करते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें मेरा खुद के करीब आना पसंद नहीं है। युवराज की बात सुनकर आदत ने दर्द भरी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है, हम तो हर वक्त हर पल आपके करीब आना चाहते हैं, हम हर वक्त आपकी बाहों में रहना चाहते हैं, पर हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमारे साथ इतने प्यार से इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि आप होश में नहीं है। जैसे ही कल सुबह आपको होश आ जाएगा आप हमेशा की तरह हमें खुद से दूर कर देंगे, हमारे साथ कड़वी कड़वी बातें करेंगे, हमें बहुत तकलीफ होती है, हम दिखाते नहीं पर हमें बहुत रोना आता है कहते हुए आदत रोने लगी। आदत की बात सुनकर युवराज ने फिर से उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कहते हुए युवराज फिर से आदत के लिप्स पर किस करते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगा। आदत के रोंगटे खड़े हो चुके थे, वह जानती थी कि अब क्या होने वाला है। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से फर्स्ट टाइम उसे हद से ज्यादा दर्द हुआ था। युवराज ने धीरे धीरे अपने भी कपड़ों को बॉडी से अलग कर दिया और आदत के ऊपर आकर खुद को और आदत को एक बड़े से ब्लैंकेट के नीचे कवर कर लिया। आदत ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। युवराज ने धीरे से उसके कानों के पास किस करते हुए कहा, डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम्हें इस बार दर्द नहीं होगा कहते हुए युवराज आदत के अंदर समा गया। आदत के मुंह से हल्के से चीख निकल गई। युवराज ने उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, डोंट क्राई जान, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर तकलीफ होती है। युवराज की बात सुनकर आदत ने अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहा, तो क्यों मुझे तकलीफ देते हैं, मैं जानती हूं कि मैं आपकी लाइफ में जो दो इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आपसे दूर किया है और मैं जानती हूं कि मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है, पर मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो मेरी जान ले लीजिए, मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगी कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती हूं उसी के हाथों में फना हो गई, पर मैं हर रोज आपकी आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता जान, पर मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, तुमने मेरी मॉम मेरी डैडी को मारा है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं कहते हुए युवराज आदत के साथ इंटीमेट हो रहा था। आदत भी रोते हुए उसकी बातें सुन रही थी। दोनों के दिल के जज्बात आज उनकी जबान से निकल रहे थे। कुछ देर बाद युवराज ने आदत की तरफ देखा, उसका चेहरा काफी ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था। युवराज ने आदत के माथे पर किस किया और उसके बगल में आकर लेट गया। युवराज की लेट आते ही आदत उसके ऊपर जाकर लेट गई और किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपक गई। युवराज ने आदत को मजबूती से गले से लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम मेरी एक बार कहने से मुझसे दूर क्यों चली गई, क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है। युवराज की बात सुनकर आदत ने आधी नींद भरी आवाज में कहा, किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर आ गई, मुझे बस आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसलिए मैं मॉम के पास आ गई, मैं कल वापस आने वाली थी। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपका पीछा छोड़ने वाली हूं, मैं आपसे पहले ही कहा था ना, जब तक जिंदा हूं आपसे दूर नहीं जाने वाली, ना आपको खुद से दूर जाने दूंगी, इसलिए ये खुशफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कहते हुए आदत युवराज को मजबूती से गले लगाकर सो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर युवराज ने सीलिंग की तरफ देखा और एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसा रिश्ता है हमारे बीच में, चाहकर भी मोहब्बत नहीं कर सकता और नफरत करना चाहता हूं पर दिल इसकी इजाजत नहीं देता कहते हुए युवराज ने आदत के चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे को देखते देखते कब वह नींद की आगोश में चला गया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ इटली में इस वक्त एक आलीशान कमरे के सुबह पर एक औरत अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर मुस्कुराते हुए एक तस्वीर को देख रही थी। तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम। उस आदमी की बात सुनकर वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे किसी काम आएगी, मुझे तो लगा था कि इसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, पर मैं गलत थी। इतने सालों बाद इसकी वजह से मैं अपनी पुराने दुश्मनों को सबक सिखा पाऊंगी, उनसे बदला ले पाऊंगी, सालों से जो कुछ भी उनकी वजह से मैं बर्दाश्त कर रही हूं और सबका हिसाब उनसे ले पाऊंगी सिर्फ इसकी वजह से कहते हुए वह औरत शैतानी तरीके से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठे आदमी ने ड्रिंक का ग्लास अपने मुंह से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हें उससे थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, बेटी है वह तुम्हारी। उसे आदमी ने इतना कहा ही था कि वह औरत गुस्से से उसे देखने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, कोई नहीं है वह मेरी, वह बस एक गंदी नाली का कीड़ा है जिसे मैं उसकी सही जगह पर 21 साल पहले ही फेंक दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कौन है ये औरत और क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या होगा सुबह जब युवराज का नशा उतरेगा। जाने के कहानी के अगले एपिसोड में मैं ज्यादा डिप रोमांस नहीं लिख सकती क्योंकि पॉकेट पर यह अलाउड भी नहीं है और मुझे ये लिखना भी ठीक से नहीं आता। क्या सोनिया को वापस बुलाओ, उसका कैरेक्टर क्या आप लोगों को पसंद आया था, बताना जरूर। बाय बाय।
एपिसोड 104। उस औरत की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, सच में ऋचा, तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। उस आदमी की बात सुनकर ऋचा ने उसे घूरते हुए कहा, अंगद बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा है। ऋचा की बात सुनकर अंगद ने उसे अपनी बाहों में, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। कहते हुए अंगद ऋचा के होठों पर किस करने लगा। मेरी जान भी अपने ड्रिंक के गिलास को साइड में रखा और वह भी अंगद का पूरा साथ देने लगी। अंगद ऋचा को किस करते हुए ही अपने साथ खींचता हुआ लेकर रूम में ही रखे बस्तर के पास आ गया। उसने ऋचा को बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके कपड़ों को बेदर्दी से फाड़ने लगा। ऋचा ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, कपड़े क्यों फाड़ रहे होंगे, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, थोड़ा पेशेंस से काम लो। ऋचा की बात सुनकर अंगद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम चीज ही ऐसी हो कि इंसान चाहकर भी तुम्हारे करीब आने की बात खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जाने मन मुझे तो समझ नहीं आता कि आदित्य कपूर ने तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर दिया। अंगद की बात सुनते ही ऋचा का चेहरा, जो कि अब तक काफी ज्यादा मदहोश कर देने वाला नजर आ रहा था, अचानक से गुस्से से लाल हो गया। उसने अंगद को धक्का दे दिया, जिस वजह से अंगद बेड की दूसरी तरफ जाकर गिर गया। अंगद ने हैरानी से ऋचा की तरफ देखा, जो कि गुस्से से बिस्तर से खड़ी होने वाली थी। उसने ऋचा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, इतना गुस्सा किस चीज का आ रहा है? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर सच यही है कि आदित्य कपूर ने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार रिजेक्ट किया है। अंगद की बात सुनकर ऋचा ने अंगद की तरफ देखा कर नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, और रही बात आदित्य कपूर की, उसे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पिछले 25 सालों से एक मौके की तलाश में थी कि कब मैं उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, और अब मुझे वह मौका मिल चुका है। बहुत खुशी से जिंदगी बिता ली उसने, और उसकी उस बीवी चाहत ने चाहत का नाम लेते हुए ऋचा के चेहरे पर हद से ज्यादा नफरत नजर आने लगी, जिसे देखकर अंगद ने ऋचा को अपने नीचे खींचते हुए कहा, उन दोनों के बारे में बाद में बात करना जान, फिलहाल तुम मेरी प्यास बुझाओ। अंगद की बात सुनकर ऋचा ने गुस्से से कहा, मेरा मूड नहीं है, छोड़ो मुझे। ऋचा की बात पर अंगद ने उसे अपने नीचे दबाते हुए कहा, पर मेरा तो है। कहते हुए अंगद जबरदस्ती ऋचा की बॉडी पर अपना हाथ फेरते हुए उसे किस करने लगा। ऋचा, जो कि गुस्से में थी, धीरे धीरे वह भी बहकने लगी और अंगद का साथ देने लगी। कुछ ही देर में दोनों की बॉडी के सारे कपड़े बिस्तर के इर्द गिर्द पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ वाइल्ड तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। अंगद ने ऋचा की ब्रेस्ट पर किस करते हुए कहा, जान, मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत को मना कर सकता है। आदित्य कपूर का टेस्ट बेहद घटिया होगा। कहते हुए अंगद ऋचा की पूरी बॉडी पर काफी वाइल्ड तरीके से किसी और बाइट करने लगा। करीब 2 घंटे के बाद अंगद ऋचा के बगल में लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। ऋचा ने अंगद की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बस इतनी ही एनर्जी थी तुम्हारे अंदर, अब तुम कमजोर हो चुके हो। अंगद कहते हुए ऋचा अंगद का मजाक उड़ाने लगी। अंगद ने ऋचा की तरफ देखते हुए कहा, जैसा भी हूं तुम्हारे पति से तो तुम्हें ज्यादा ही सेटिस्फाई कर देता हूं। अंगद की बात सुनकर ऋचा ने उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। उसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर ऋचा ने पलट कर देखा तो उसके मोबाइल पर उसके पति अनुज मेहरा का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनुज मेहरा इटली में काफी बड़ा बिजनेसमैन था। ऋचा और उसकी मुलाकात 23 साल पहले एक पार्टी में हुई थी और दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली थी। ऋचा ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो क्या हुआ है। ऋचा की बात सुनकर दूसरी तरफ से अनुज ने थोड़े गुस्से से कहा, अयासी करके हो गई हो तो क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त सिमरन और काजल कहाँ है? वह दोनों मेरा कॉल नहीं उठा रही है। अनुज की बात सुनकर ऋचा ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ देख लिया करो। मिस्टर अनुज मेहरा, तुम भी सत्संग करने के लिए नहीं गए थे? ऋचा की बात सुनकर अनुज ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने नहीं कहा कि तुम यह मत करो वह मत करो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, पर काम से कम ये तो ध्यान रख लिया करो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है और कहाँ नहीं। अगर उन दोनों में से कोई तुम्हें कॉल करे तो मुझे बताना। कहते हुए अनुज ने कॉल कट कर दिया। अनुज का कॉल कट होते ही ऋचा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, समझता क्या है ये खुद को? ऋचा को गुस्सा होते हुए देखकर अंगद ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे तुम दोनों पति पत्नी काफी अमेजिंग हो। तुम दोनों को हर रोज अपने बिस्तर पर नया आदमी और नई औरत चाहिए, पर फिर भी तुम दोनों साथ हो, काफी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे बीच। अंगद की बात सुनकर ऋचा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, बकवास बंद करो, हमारे बीच में पहले ही डिसाइड हुआ था कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देंगे, दुनिया के सामने बस आइडियल कपल बन के रहेंगे, इसलिए ना ही मैं उसे रोक टोक करती हूँ ना ही वह मुझे। ऋचा को गुस्सा होते हुए देखकर अंगद ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? अब ये सब छोड़ो और बताओ कि आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हारी बेटी त्रिशा क्यों लेके तुम्हें लगता है कि वह किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताएगी? अंगद के सवाल पर ऋचा ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए था, जितना मुझे उसके बारे में अपने खास इंसान से पता चला है वह कुछ भी नहीं बताएगी। स्टूपिडिटी में वह आदित्य कपूर की गवार बीवी चाहत को भी पीछे छोड़ सकती है। कहते हुए ऋचा जोर जोर से हंसने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग इंडिया। आदत और युवराज के रूम में। आदत युवराज के ऊपर लेटी हुई थी और युवराज भी उसे मजबूती से पकड़कर सुकून से सो रहा था। शायद उसे यह नींद काफी टाइम बाद आ रही थी। तभी दरवाजे पर अयान ने खटखटाते हुए कहा, आदत बच्चा उठ जाओ।
अयान की आवाज सुनकर आदत पर कोई असर नहीं हुआ, पर युवराज जो कि उसे गले लगाकर सो रहा था उसकी आंख खुल गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि इस वक्त वह कहाँ है, पर जैसे ही उसने पूरे रूम की तरफ देखा उसे एहसास हो गया कि वह ना तो अपने रूम में है ना ही अपने मेंशन के गेस्ट रूम में। तभी युवराज को अपने ऊपर कुछ बाहर महसूस हुआ। युवराज ने अपना चेहरा मोड़ कर देखा तो उसे आदत का खूबसूरत सा चेहरा नजर आया, जो कि इस वक्त नींद में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत को अपने इतने करीब देखकर युवराज के होठों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी युवराज ने खुद से कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और यह मेरी बाहों में कैसे हैं। युवराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से अयान ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, आदत बच्चा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, कितना सोना है अब। अयान का चिल्लाना अभी भी बंद नहीं हुआ था। वही आदत नींद में ही अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। युवराज ने जल्दी से आदत को खुद के ऊपर से हटाया और बिस्तर पर ठीक से लेट दिया। वह जल्दी से बद से खड़ा हुआ, उसने जमीन पर गिरी हुई अपनी पैंट उठाकर पहन ली और खुद से कहा, क्या मैं नशे की हालत में यहाँ पर आ गया था। ये रात समझ गया था कि कल रात को उसके और आदत के बीच में क्या हुआ था, पर उसे इस चीज का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था जो कि शायद काफी वक्त बाद वह महसूस कर रहा था। तभी फिर से बाहर से अयान ने घबराते हुए कहा, आदत बच्चा क्या हुआ है, आप उठ क्यों नहीं रहे हो। अयान की आवाज सुनकर युवराज ने इरिटेट होते हैं, ये साला कुछ ज्यादा ही बोलता है, कहते हुए आदत को ठीक से कंबल से ढककर तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे के पास आ गया। अयान पलट कर जाने ही वाला था कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आदत बच्चा। इतना वक्त उसने इतना कहा ही था कि उसे दरवाजे पर आदत की जगह पर युवराज नजर आया, जिसके बल इस वक्त बिगड़े हुए थे और उसे और भी ज्यादा हैंडसम लुक दे रहे थे। साथ ही उसने इस वक्त सिर्फ पैंट्स पहने हुए थे और उसकी मस्कुलर बॉडी अयान के सामने थी। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि अयान की बॉडी पर नाखूनों के स्क्रैच के और दांतों के बाइट के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे, जो कि हल्के लाल और नील थे। अयान युवराज को अपने सामने देखकर इस वक्त इतना ज्यादा हैरान था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। युवराज ने जब देखा कि अयान उसे घूर घूर कर देख रहा है, उसने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, क्या आपको मेरी बॉडी इतनी पसंद आ गई है जो लड़कियों की तरह घूर घूर कर देख रहे हैं। युवराज की आवाज कानों में पड़ते ही अयान जैसे सपनों की दुनिया से बाहर आया। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अयान की बात सुनकर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, दामाद हुए, इस घर का रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए, और वैसे भी अपने ससुराल आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। युवराज की बात सुनकर अयान ने दांत पीसते हुए कहा, पर तुम तो मेरी बहन को अपनी बीवी ही नहीं मानते, तो फिर मेरा घर तुम्हारा ससुराल कैसे हुआ। अयान की बात पर युवराज ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, साले साहब, जरा देखिए इन निशानों को, क्या इन्हें देखने के बाद भी आपको लगता है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, अपनी बीवी को अपने करीब नहीं करता। वह क्या है ना, मेरी बीवी जब से यहाँ पर आई है मेरा अपने घर पर दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आधी रात को अपने ससुराल पहुंच गया। वह क्या है ना, मेरी बीवी है ही इतनी हॉट और सेक्सी कि मैं चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। युवराज की बात सुनकर अयान को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही उसके चेहरे का गुस्सा देखकर युवराज को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह जानबूझकर अपनी बॉडी पर पड़े हुए निशानों को अयान के सामने शो कर रहा था। अयान युवराज को गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से उसे चाहत की आवाज सुनाई दी। अयान, आदत उठी या नहीं। चाहत की आवाज सुनकर अयान ने पीछे पलट कर देखा तो चाहत आदत के रूम की तरफ ही आ रही थी। आदत आगे कुछ कहती इससे पहले ही उसका ध्यान दरवाजे पर खड़े युवराज पर गया। चाहत ने युवराज की तरफ देखा, उसके मुझे कुछ निकल ही नहीं रहा था। युवराज ने चाहत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, स्वागत नहीं करेंगे, आपका दामाद पहली बार शादी के बाद आपके घर आया है। युवराज की बात सुनकर जैसे चाहत होश में आई, उसने अयान की तरफ देखा जो कि गुस्से से युवराज को घर रहा था। चाहत ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सही करके मुस्कुराते हो, तुम कब आए, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। युवराज चाहत को कुछ जवाब देता था भी उससे पीछे से आदित्य आदत के रूम की तरफ आता हुआ नजर आया, जिसे देखकर युवराज ने आदित्य के सामने जाते हुए कहा, ससुर जी, स्वागत नहीं करेंगे, आपका दामाद आया है। युवराज की बात सुनकर और उसे अपने सामने देखकर आदित्य पहले तो हैरान हुआ, पर उसने ज्यादा रिएक्ट न करते हुए, जरूर करेंगे, आखिर हमारी इकलौती बेटी के इकलौते पति जो हो तुम। आदित्य की आवाज में एक धमकी थी, जैसे कह रहा हो कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो इकलौते पति नहीं रहोगे तुम। आदित्य की बात सुनकर युवराज भी उसे देखा करते थे तरीके से मुस्कुराने लगा। आदत जो कि रूम के अंदर सुकून से सो रही थी, इतनी सारी आवाज सुनकर वह उठकर बैठ गई। उसने अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, कौन है, कहते हुए वह बिस्तर से उत्तर नहीं वाली थी कि युवराज को अचानक से कुछ एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ रूम के अंदर आया और झटके से उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। युवराज की हरकत देखकर आदित्य, चाहत और अयान हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें उसके इस तरह के बर्ताव की वजह समझ ही नहीं आई। एपिसोड 105। अंदर जाकर युवराज गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने गुस्से से बिस्तर से खड़ी हुई आदत की तरफ देखा और उसके करीब जाकर उसे कंधों से पकड़कर झंझरते हुए कहा, दिमाग है तुम्हारे पास। युवराज के अचानक से इस तरह से पकड़ने की वजह से आदत ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ। युवराज ने दांत पीसते हुए, जरा एक नजर खुद को देखो।
युवराज की बात सुनकर आदत ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर खुद की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने खुद की तरफ देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसकी चीख कोई सुन पाता इससे पहले ही युवराज ने उसके मुंह पर अपना हाथ मजबूती से रखकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा खानदान समझेगा कि मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा हूँ। युवराज की बात सुनकर आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। युवराज ने खुद से कहा, इस तरह से इनोसेंट फेस बनती है ताकि मैं इसके इनोसेंट फेस के जाल में फंसे जाऊं। युवराज ने खुद से कहा और आदत के मुंह से हाथ हटाने से पहले कहा, चिल्लाना मत। कहते हुए युवराज ने अपना हाथ हटा दिया। आदत ने युवराज के हाथ हटाते ही गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे कपड़े कहाँ गए। आदत की बात सुनकर युवराज उसे घूर कर देखने लगा। आदत है दांत दिखाते हुए कहा, हम तो भूल गए रात में आप नहीं तो उनको फाड़ दिया था। कहते हुए आदत ने खुद की तरफ देखा। इस वक्त उसने सिर्फ युवराज की शर्ट को पहन के रखा था जो कि लगभग न पहनने के बराबर ही थी क्योंकि उसके सारे बटन्स टूटे हुए थे। आदत ने अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती इस तरह से हमारे रूम में आधी रात को आते हुए। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें रात को इसका जवाब नहीं दिया था। लगता है नशे में मैं नहीं तुम थी इसलिए तुम भूल गई हो कि मैं रात को क्या कहा था। युवराज की बात ही याद करके आदत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, हमें कुछ भी याद नहीं है। फिर से बताइए कि आप हमारे रूम में आधी रात को क्यों आए थे और आपने हमारा फायदा क्यों उठाया। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, सच में मैं तुम्हारा फायदा उठाया। नशे में मैं था तुम नहीं। तुम्हें पता था कि मैं क्या कर रहा था और क्या नहीं, फिर भी तुमने मुझे रोक नहीं तो गलती तुम्हारी है और फायदा मैं नहीं तुमने मेरा उठाया है। कहते हुए युवराज ने आदत को बेड पर धक्का दिया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। आदत ने गुस्से से कहा, हैंडसम डेविल हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहा था हम पर इल्जाम मत लगाना। कहते हुए आदत दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गई पर तब तक युवराज ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत गुस्से से पैर पटकते हुए रूम में चक्कर लगाने लगी। करीब आधे घंटे के बाद युवराज एक तौलिया अपनी कमर पर लपेटकर उनसे बाहर आया। उसने देखा तो आदत अभी भी मुंह बनाकर रूम में चक्कर लगा रही थी। युवराज ने आदत की तरफ देखकर रूड और एरोगेंट वॉइस में कहा, मुझे अपने भाई के कपड़े लाकर दो। युवराज की आवाज सुनकर आदत ने पलटकर युवराज की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए कहा, क्या आपने हमसे कुछ कहा है। आदत की बात पर युवराज ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है। युवराज की बात सुनकर आदत ने गुस्से से युवराज के सामने आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारी बुराई करने की। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर सकता हूँ। युवराज का जवाब सुनकर आदत ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। तेज कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी युवराज ने फिर से कहा, मैंने कहा मुझे अपने भाई के कपड़े लाकर दो। आदत ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, खुद लेने चले जाओ। कहते हुए आदत बाथरूम के अंदर घुस गई। आधे घंटे के बाद आदत नहाकर बाहर आ गई। उसने इस वक्त एक बड़ा सा बाथरोब पहना हुआ था जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। उसने रूम में आकर देखा तो उसे युवराज कहीं भी नजर नहीं आया। आदत ने खुद से कहा, क्या हैंडसम डेविल नंगे पुंगे ही अयान भाई से कपड़े मांगने के लिए चले गए। कहते हुए वह क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद आदत एक व्हाइट शर्ट और ग्रीन प्लाजो पहनकर क्लोज बेडरूम से बाहर आई। इस वक्त वह बेहद ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा था सिली गर्ल। अचानक से किसी के पकड़ने की वजह से पहले तो आदत घबरा गई पर जब उसे एहसास हुआ कि यह किसकी पकड़ है तो उसने मुंह बनाकर पीछे पलटकर युवराज की तरफ देखते हुए कहा, हमें लगा कि आप नंगे पुंगे ही कपड़े मांगने के लिए चले गए होंगे पर आप तो अभी भी नंगे पुंगे खड़े हैं। कहते हुए आदत युवराज को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। युवराज की हॉट बॉडी देखकर उसका ईमान डगमगाने लगा था पर कल रात की अपनी हालत याद करके उसने अपने सर को जल्दी से झटक दिया। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने बिना कपड़ों के जाऊं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे हॉट और हैंडसम डेविल को कोई और भी देखे। कहते हुए युवराज ने आदत के दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा। युवराज की मैग्नेटिक आवाज और उसकी सेक्सी बॉडी दोनों ही आदत का दिमाग खराब करने के लिए काफी थे। आदत की सांसें तेज हो गई थी। उसने युवराज की तरफ देखकर लड़खड़ाती जबान में कुछ कहने की कोशिश की तो युवराज ने उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा, बोलो क्या तुम चाहती हो कि सब लोग मुझे इस तरह से देखें जैसे इस वक्त तुम देख रही हो। युवराज की बात सुनकर आदत ने अटकते हुए कहा, आप रुको हम अभी लेकर आते हैं। कहते हुए उसने युवराज को धक्का दिया और किसी छोटे से खरगोश की तरह भागते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, हैंडसम डेविल पूरी तरह से चेंज कैसे हो गए, नफरत से सीधा मोहब्बत, कहीं कोई नई साजिश तो नहीं। कहते हुए आदत अपनी आंखों को मटकाते हुए अयान के रूम की तरफ चली गई। आदत दौड़ते हुए अयान के रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने
दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, भाई क्या हम अंदर आ जाए। 2 बार अयान को आवाज देने के बाद भी जब अंदर से उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो आदत ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने देखा तो रूम में कोई भी नहीं था। आदत ने खुद से कहा, ये भाई कहाँ चले गए, जरूर नीचे होंगे, हम ही एक ड्रेस ले लेते हैं। वैसे भी भाई और हैंडसम डेविल दोनों की बॉडी, दोनों के पर्सनैलिटी तो एक दूसरे के जैसी ही है। हैंडसम डेविल को भाई के कपड़े फिट आ जाएंगे कहते हुए आदत में वार्डरोब खोला और उसमें से कुछ कपड़े लेकर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने देखा तो युवराज बिस्तर पर पीठ के बल लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लीजिए कपड़े। आदत की आवाज सुनकर युवराज जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने आदत के हाथ से कपड़े लिए और वहीं पर अपना तौलिया खोलकर अपने कपड़े चेंज करने लगा। आदत ने जैसे ही ये देखा उसने अपनी आंखों को पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आती एक खूबसूरत लड़की के सामने नंगे पुंगे होते हुए। आदत की बात सुनकर युवराज ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, तुम मुझे बेशर्म कह रही हो? कल रात को तो बहुत एंजॉय कर रही थी और कल रात को तुमने तो इसे महसूस भी किया है, तो अब इसे देखकर इस तरह से ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आज अपने कपड़े पहनने लगा। वही उसकी बात सुनकर आदत के कान से लेकर उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बहुत ज्यादा बेशर्म हो आप, कहते हुए वहां से भाग गई। उसे इस तरह से वहां से भागते हुए देखा कर ये युवराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्टूपिड गर्ल, कहते हुए उसने कपड़े पहन लिए और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगा। आदत भी अयान के रूम में अपने बाल बना रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह युवराज के सामने जा सके। उसका पूरा चेहरा इस वक्त खून की तरह लाल हो गया था। उसने खुद से कहा, आदत आदत, तुझे उनसे घबराना नहीं है, तुझे तो बोल्ड बनाना है और बोल्ड लड़कियां इस तरह से शर्माती नहीं है। आरोही आंटी का मंत्र याद है ना तुझे, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म और हमें अपने कर्म नहीं फोड़ने, इसलिए हम बेशर्म ही ठीक है, कहते हुए आदत गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सबका ध्यान सीडीओ की तरफ था क्योंकि अभी तक आदत और युवराज नीचे नहीं आए थे। अहान जो कि अब तक चुप बैठा था, उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे घर पर आया है जो आप सब लोग इस तरह से सीडीओ की तरफ देख रहे हो? मुझे भी तो बताओ कि किसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? आदत तो देर तक ही सोती है, वह तो थोड़ी देर बाद ही नीचे आएगी। अहान की बात सुनकर अयान ने उसे घूरते हुए कहा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान हमारे घर आया है जो ना तुझे पसंद है ना मुझे। अयान ने इतना कहा ही था कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सीडीओ से इस वक्त युवराज आदत का हाथ पकड़कर एटीट्यूड से चलता हुआ नीचे आ रहा था। उसका एक हाथ पंथ की पॉकेट में था और दूसरा उसने आदत के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। युवराज को देखकर अयान ने हैरानी से कहा, ये तुम मेरे कपड़े हैं? अयान की बात सुनकर सबने अयान की तरफ देखा और दोबारा युवराज की तरफ देखने लगे। अयान ने कहा, वह मेरे कपड़े हैं? अयान की बात पर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े ही तो पहने हैं, इस तरह से बताओ क्यों कर रहे हो जैसे तुम छोटे बच्चे हो? आदित्य की बात सुनकर अयान को एहसास हुआ कि वह सच में किसी छोटे बच्चों की तरह अपने कपड़ों के लिए बर्ताव कर रहा है, जबकि उसके पास ऐसे हजारों कपड़े हैं। आदत मुंह बनाकर नीचे आ रही थी। दोनों अब तक डाइनिंग एरिया के पास पहुंच चुके थे। उन दोनों को देखकर चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, मैं तुम दोनों की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में तो नहीं पता है यूवी, पर मुझे जो कुछ भी पता था मैंने वह बनवा लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। आदत की बात सुनकर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, कहते हुए युवराज ने चाहत के गाल पर किस कर लिया। ये देखकर चाहत हंसने लगी। वही आदित्य की आंखें ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। आदित्य के साथ साथ अहान अयान दोनों युवराज को जानलेवा नजरों से घूरने लगे। वैसे ही घर में चाहत के लिए उन तीनों के बीच में वर्ल्ड वॉर होता रहता था और अब ये चौथा इंसान बीच में घुस चुका था। युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? वह क्या है ना, मुझे आप बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लगी। युवराज की बात सुनकर चाहत चमकती आंखों से उसे देखने लगी। उसने अपने अगल बगल देखा। उसके लेफ्ट साइड में आदित्य और राइट साइड में आह्वान बैठा हुआ था। उसने आहान की तरफ देखते हुए, बेबी तुम दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ। चाहत की बात सुनकर आहान ने रोने जैसा चेहरा बनाते हुए कहा, मॉम। अहान का ऐसा चेहरा देखकर चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुम्हें दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए कह रही हूँ, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, बैठने दो। आज मेरा सन इन लॉ फर्स्ट टाइम मेरे पास बैठने की बात कर रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए ना। चाहत की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आह्वान उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और खुन्नस भरी नजरों से युवराज को घूरने लगा। युवराज चाहत के बगल में बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली पर किस करते हो कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, आप कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। युवराज की तारीफ सुनकर चाहत के गाल गुलाबी हो गए। उसने खुशी से कहा, हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा क्यूट है और फैक्ट हमसे ज्यादा कोई क्यूट हो ही नहीं सकता। हमें तो लगता है कि अगर दुनिया में क्यूटनेस के लिए सर्वे किया जाए तो हम फर्स्ट आएंगे। चाहत अपनी तारीफ करने लगी। वही बाकी सभी युवराज को गुस्से से घूरने लगे। एपिसोड 106। चाहत की बातें सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए चाहत की तरफ देख रहा था। तभी आदत जो कि अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी, उसने युवराज की तरफ देखते हैं कहा, पतिदेव आपको नहीं लगता कि आप मेरी मॉम की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं?
आदत की आवाज सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आदत की तरफ देखा जो कि उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से ढूंढ रही थी। आदत की बात सुनकर युवराज ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराकर चाहत की तरफ देखकर प्यार भरी आवाज में कहा, अगर मैं खूबसूरत इंसान की तारीफ ना करूं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और क्या तुम्हें जलन हो रही है? युवराज की बात सुनकर आदत ने चाहत की तरफ देखते हुए कहा, मॉम आप अपने बेवकूफ दामाद की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वह क्या है ना इसे झूठ बोलने की आदत है। आदत की बात सुनकर चाहत उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरने लगी। चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा सन इन लॉ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, सच यही है कि मैं सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूं। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत जलती हो। चाहत की बात सुनकर आदत ने आदित्य की तरफ देखते, डैडी देखो ना मॉम फिर से मुझसे लड़ाई कर रही है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात पर आदित्य जो कि युवराज को गुस्से से घूर रहा था, उसने आदत की तरफ देखते हैं कहा, बच्चा कोई बात नहीं, आप मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर आदत ने चाहत की तरफ देखकर जीभ दिखाते हुए कहा, डैडी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कहते हुए आदत जाकर आदित्य के बगल में बैठ गई क्योंकि अयान पहले ही अपनी कुर्सी से उठकर त्रिशा की दूसरी तरफ आकर बैठ गया था। चाहत ने आदित्य की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप सबसे ज्यादा प्यार किस करते हो? आदित्य ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो कि अभी भी यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई क्यूट हो सकता है। आदित्य ने और फिर आदत की तरफ देखते हुए कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट तुम हो वाइफी, और फिर मेरी बेटी है। अब ठीक है। आदित्य की बात सुनकर चाहत ने चमकती आंखों से आदित्य की तरफ देखा और अपनी कुर्सी से उठकर उसने जल्दी से आदित्य के गाल पर किस करते हुए कहा, लव यू हबी। चाहत के किस करते ही आदित्य के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी आहार ने कहा, मोहमान की आवाज सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर, अगर तुम्हें किस चाहिए तो गर्लफ्रेंड बना शादी करो, मेरी वाइफ से की मांगने की हिम्मत भी मत करना। आदित्य की बात सुनकर आह्वान मुंह बनाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। युवराज बस चुपचाप बैठकर इस हैप्पी फैमिली को देख रहा था। उसने खुद से कहा, अगर आप दोनों होते हैं तो हम भी इसी तरह से बैठकर एंजॉय कर रहे होते। मॉम डैड सोचते हुए उसके चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। चाहत ने जब पलटकर युवराज की तरफ देखा तो उसे युवराज के चेहरे पर एक दर्द नजर आया, बिल्कुल वैसा ही दर्द जो चाहत के चेहरे पर तब नजर आता था जब उसकी दादी की डेथ हुई थी। चाहत भी तो अनाथ हो गई थी। अगर नीतू जी और ऋषि जी ने उसे अपने घर में जगह बना दी होती तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं था जो कि चाहत का ध्यान रख सकता। चाहत ने युवराज की तरफ देखकर प्यार से कहा, युवी क्या हुआ? चाहत की आवाज सुनकर युवराज ने पलटकर चाहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराऊंगी, क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? चाहत की बात सुनकर युवराज ने चाहत के क्यूट से फेस की तरफ देखा जिसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आप मुझे खिला सकती है, वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ के हाथों से खाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। युवराज की बात सुनकर चाहत ने उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाना शुरू कर दिया जिसे देखकर अयान, आदित्य और अहान तीनों बस युवराज को घूर घूर कर देख रहे थे। युवराज भी उन तीनों की नजरें खुद पर महसूस करके उन तीनों को टेढ़ी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं त्रिशा चुपचाप अपने हाथ में चम्मच पकड़कर कभी आदित्य को देख रही थी तो कभी चाहत को। उसे महसूस हो रहा था कि अपने पेरेंट्स और दूसरों के पेरेंट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाहे दूसरों के पेरेंट्स आपसे कितना ही प्यार क्यों ना करें, उनके बच्चों में और आप में फर्क होता ही है। त्रिशा ने खुद से कहा, बस एक बार मेरी मॉम मेरे पास आ जाए, मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मुझे खुद से दूर किया। सोचते हुए त्रिशा को एक अलग ही एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर आदत की तरफ देखा जो कि इस वक्त आह्वान के साथ गुलाब जामुन के लिए लड़ाई कर रही थी। आदत को इस तरह से मस्ती करते हुए देखकर युवराज के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। तभी युवराज का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर सभी युवराज की तरफ देखने लगे। युवराज ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसे पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था जिसे देखकर युवराज की आंखें गहरी हो गई। उसने कॉल उठाकर अपने कान से लगाए। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनते ही युवराज ने बस इतना कहा, ओके आई विल कम कहकर युवराज ने कॉल कट किया। तभी चाहत जो कि उसके बगल में बैठकर चॉकलेट खा रही थी उसने युवराज की तरफ देखते हैं कहा, किसका कॉल था? चाहत की बात पर युवराज ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे असिस्टेंट का, मुझे ऑफिस जाना है इंपॉर्टेंट काम के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा ब्यूटीफुल लेडी। कहते हुए युवराज ने चाहत के गाल पर किस कर लिया जिसे देखकर आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को किस करने की? आदित्य की बात पर चाहत ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अभी युवी भी तो हमारा बेटा है ना, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? चाहत की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से कहा, मैं जब अपने बेटों को भी तुम्हें किस करते हुए नहीं देख सकता तो फिर ये तुम्हें किस कैसे कर सकता है? आदित्य की बात सुनकर चाहत मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तभी युवराज ने आदित्य की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, माय डियर फादर इन लॉ, आप भी तो मेरी वाइफ को किस करते हैं, मैंने मना किया क्या? युवराज की बात पर आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, वह मेरी बेटी है। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर युवराज ने अपनी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो ये भी मेरी मदर इन लॉ है, और मदर इन लॉ में मदर आता है, मदर का मतलब तो पता है ना आपको, माँ, तो मैं अपनी माँ को किस कर सकता हूँ? कहते हुए युवराज ने मुस्कुराकर चाहत की तरफ देखा तो चाहत में उसके बालों को बिगड़ते हुए कहा, हाँ
उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखकर आदत, अयान, अहान तीनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आदत ने गुस्से से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, कड़वा करेला हमारे साथ तो सिर्फ कभी कभी बातें करता है और मोम को कितने प्यार से ट्रीट कर रहा है। अब मोम फिर से मुझसे लड़ाई करेंगे कि ज्यादा क्यूट वह है जबकि ज्यादा क्यूट मैं हूँ। वही अयान और आहान को देखकर जल रहे थे कि उनकी मोम उनके होते हुए उनसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रही है। युवराज ने सबके चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तक मेरी बीवी यहाँ पर है मैं भी यहीं पर रहूंगा। वह क्या है ना, अकेले घर पर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं शाम को वापस आऊंगा। बाय बाय एवरीवन कहते हुए युवराज मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चला गया। युवराज के जाते ही आदित्य, जो कि अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने चाहत के पास आकर झटके से चाहत को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर चाहत उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आदित्य ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, इट्स योर पनिशमेंट टाइम वाइफी कहते हुए आदित्य चाहत को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि सब जानते थे कि आदित्य किसी की नहीं सुनने वाला है। त्रिशा पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। अयान ने आह्वान की तरफ देखते हुए कहा, ऑफिस चलो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डैडी दोपहर से पहले ऑफिस आने वाले हैं। अयान की बात पर आह्वान ने अपना सर हिला दिया और वह दोनों आदत के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ एक्सेल कॉलेज मुंबई। त्रिशा इस वक्त चुपचाप अपनी क्लास में बैठी हुई थी, तभी उसके बगल में अरमान आकर बैठ गया। उसने त्रिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, इस तरह से उदास नजर क्यों आ रही हो, क्या मेरी याद आ रही थी। अरमान की आवाज सुनकर त्रिशा ने एक नजर अरमान की तरफ देखा और दोबारा सामने की तरफ देखने लगी। आज साक्षी कॉलेज नहीं आई थी और त्रिशा को आज उसकी याद भी नहीं आ रही थी क्योंकि वह तो किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। त्रिशा को चुप देखकर अरमान ने मुस्कुराते, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेचैनी की वजह क्या है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अरमान की बात सुनकर त्रिशा ने हैरानी से पलटकर अरमान की तरफ देखा, जिसे देखकर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरान मत रहो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम अपनी मॉम की मिली हुई चिट्ठी को लेकर परेशान हो। अरमान की बात सुनते ही त्रिशा ने अरमान के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम कुछ जानते हो मेरी मॉम के बारे में, प्लीज अरमान मुझे बताओ। जब से मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ी है तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो मेरी मॉम और मेरी डैडी ने मुझे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में फेंक दिया। प्लीज अरमान अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ, कहते हुए त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। त्रिशा को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर अरमान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने त्रिशा की तरफ देखते हुए कहा, त्रिशा इस वक्त हम क्लास में हैं, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए खुद को शांत करो, हम बाद में बाहर जाकर बात करेंगे इस बारे में और जो कुछ भी मुझे पता है वह मैं तुम्हें बता दूंगा। अरमान की बात सुनकर त्रिशा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाकर अरमान की तरफ देखने लगी। जैसे ही 3 लेक्चरर खत्म हुए त्रिशा ने अरमान का हाथ पकड़ लिया और लगभग उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर लेकर आ गई। सभी लोग उन्हें ही इस तरह से जाते हुए देख रहे थे और त्रिशा के बारे में बातें बना रहे थे। सबको पता था कि अयान कपूर और त्रिशा दोनों रिलेशन में है, पर फिर भी किसी और लड़के के साथ त्रिशा को देखकर उन सबको त्रिशा के कैरेक्टर पर शक हो रहा था। त्रिशा अरमान को लेकर सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में बने एक पुराने रूम के पास लेकर आ गई। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज अरमान तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बताओ, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। त्रिशा को देखकर अरमान ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक चिट्ठी बाहर निकालकर त्रिशा के हाथ में रख दी। त्रिशा कभी अरमान को देखते तो कभी उसे चिट्ठी को। त्रिशा ने कहा, ये तुम्हारे पास कैसे आई, प्लीज मुझे बताओ अरमान। त्रिशा के सवाल पर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर वक्त आने पर, और अभी वक्त नहीं आया है। इतना कहकर अरमान बाहर से चला गया। त्रिशा ने अपने हाथ में पड़ी हुई चिट्ठी की तरफ देखा और फिर अपने आंसू साफ करके चिट्ठी को खोलकर वहीं पर पढ़ने के लिए बैठ गई। चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा गया था, मेरी प्यारी बेटी त्रिशा, अपनी माँ को माफ कर देना, मैं चाहे जिंदगी भर भी तुमसे माफी मांगू तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपनी जिंदगी अनाथों की तरह अनाथ आश्रम में बताई है, पर मैं मजबूर थी बेटा। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच रखना चाहती हूँ, तुम किसी की हैवानियत की निशानी हो। इतना पढ़ते ही त्रिशा के हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एपिसोड 107। त्रिशा की आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी की जबरदस्ती की निशानी है। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी को पकड़ा और आगे के शब्दों को पढ़ने के लिए हिम्मत इकट्ठा करने लगी। उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया और फिर से लेटर को पढ़ने लगी। लेटर में, मैं जानती हूं कि तुम्हें अपने जन्म की सच्चाई जानकर बहुत तकलीफ होगी, पर मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहती। तुम्हारा जन्म के टाइम पर मैं शादीशुदा थी और मेरी ऑलरेडी एक बेटी थी। मैं बिजनेस के लिए सालों बाद वापस इंडिया आई थी और उसी वक्त मेरा पुराना प्यार, जिसे कभी मैंने शिद्दत से चाहा था, उस इंसान ने मेरी इज्जत को तार कर दिया। चिट्ठी पढ़ते हुए त्रिशा के हाथ काट रहे थे और उसकी आंखों से आंसू चिट्ठी पर गिर रहे थे। त्रिशा ने आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ा,
सालों पहले मैंने शादी से पहले किसी से शिद्दत से प्यार किया था, इतना प्यार शायद ही कोई किसी से करता हो। मैंने बचपन से उसका इंतजार किया था, पर उसने एक झटके में मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी खुशी के लिए मैं उस इंसान से दूर चली गई ताकि वह खुश रह सके, पर उसने क्या किया मेरे साथ? उसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया और मेरे साथ जबरदस्ती की, और इस जबरदस्ती की निशानी तुम हो। इतना पढ़ते ही तृषा फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, क्यों ये सच मेरे सामने आया, मैं किसी की जबरदस्ती की निशानी हूं? कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। आगे का लेटर पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी तृषा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। तृषा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने अरमान खड़ा था। अरमान को देखते ही तृषा अरमान के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, अरमान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहते हुए तृषा की पकड़ अरमान पर मजबूत हो रही थी। अरमान ने तृषा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, जाने मन डोंट टक राय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, उल्टा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरमान की बात सुनकर तृषा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं कहा, कैसे कुछ ठीक होगा? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा था? कहते हुए तृषा फिर से रोने लगी। तृषा की बात सुनकर अरमान ने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जो कुछ भी तुम्हें नहीं पता वह भी पता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। अरमान की बात सुनकर तृषा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके कंधों को पकड़कर बेचैनी भरी आवाज में कहा, तुम मेरी मॉम को जानते हो? प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलो, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। अरमान मेरी सिर्फ यह एक रिक्वेस्ट मान लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उनसे मिलने के बाद वापस आ जाऊंगी। मैं दोबारा उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। तृषा की बात सुनकर अरमान ने कहा, तृषा शांत हो जाओ, आंटी ने कहा है कि वह खुद तुमसे मिलने के लिए इंडिया आएंगे। फिलहाल वह बिजनेस ट्रिप के लिए आउट ऑफ इंडिया है और तुम्हारे बारे में भी उन्हें मुझसे ही पता चला। हमारी बचपन की अनाथ आश्रम की तस्वीर मेरे रूम में लगी हुई थी और आंटी मेरी पड़ोसी थी। एक दिन उन्होंने गलती से तुम्हारी तस्वीर देखी और उसी दिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम सोच भी नहीं सकती तृषा, जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था वह कितना ज्यादा टूट गई थी। वह मेरे सामने फोन कर रो रही थी, मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें संभाला था ये सिर्फ नहीं जानता। तुम्हारा चेहरा देखते ही वह तो मैं पहचान गई थी, क्योंकि तुम काफी हद तक अपनी माँ की तरह दिखती हो। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अरमान के मुंह से अपनी माँ के बारे में सुनकर तृषा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे उनसे मिला नहीं सकते तो क्या तुम मेरी उनके साथ कॉल पर बात भी नहीं कर सकते? मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ अरमान प्लीज। तृषा की बात पर अरमान ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो तृषा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम कितनी ज्यादा इमोशनल फुल कर रही हो, पर मेरा यकीन मानो तुमसे कहीं ज्यादा आंटी तुमसे मिलने के लिए उतावली हो रही है। पर उनकी कुछ वजह है जिन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं तुम्हारे बारे में पता चला तो हो सकता है आंटी का पूरा परिवार बिखर जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अरमान की बात सुनकर तृषा चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द नजर आ रहा था, जिसे देखकर अरमान ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, तृषा मैं जानता हूँ इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, पर बताओ क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मोम की हंसती खेलती दुनिया खराब हो जाए? तुम्हारी मोम के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और उनका एक हस्बैंड की है। अगर उन चारों को तुम्हारे बारे में पता चला तो शायद वह आंटी को गलत समझेंगे। अरमान की बात सुनकर तृषा ने अपने आंसू साफ करके एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, जब मॉम चाहेंगे तभी मैं उनसे मिलेगी, पर क्या तुम उनके बारे में कुछ बता सकते हो कि वह कैसी दिखती है? क्या तुम मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हो? तृषा की बात सुनकर अरमान ने मुस्कुराहट है कहा, मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखा सकता हूं। कहते हुए अरमान ने अपना मोबाइल निकाला और गैलरी में जाकर उसने एक फोटो ओपन की। तृषा ने ध्यान से उस तस्वीर को दिखाओ, ये बेहद ही खूबसूरत औरत की तस्वीर थी। उसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाली अमीर औरत है। तृषा काफी इमोशनल होकर उस तस्वीर को देख रही थी। अरमान तृषा के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बड़ी दूर से कोई था जो कि काफी टाइम से उन लोगों की तस्वीर खींच रहा था। उसने अपने कैमरे में देखते हुए कहा, परफेक्ट। इतना कहकर वह इंसान मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर एक लग्जरियस गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे कई सारी बॉडीगार्ड की गाड़ियां आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए ड्राइवर दौड़ता हुआ गाड़ी से बाहर आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर से लेदर के बूट पहनकर एक हैंडसम शख्स बाहर निकला। उसने अपने ब्लेजर को ठीक किया और अपने चेहरे पर लगे हुए सनग्लासेस को निकालकर साइड में उछाल दिया। उसके बॉडीगार्ड ने जल्दी ही उसके सनग्लासेस को पकड़ लिया। उसके एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने की 50 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड ने उसे कवर कर लिया। उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी उसके आसपास नहीं मंडरा सकता था। उसने टेढ़ी नजरों से अपने पीछे खड़े इंसान की तरफ देखा। उसने जल्दी से अपना कर हिलाते हुए कहा, सर वह लैंड हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वह 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगी। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर वह इंसान तेज कदमों से एयरपोर्ट के प्राइवेट लॉन्च की तरफ जाने लगा, जहां पर बस वीवीआईपी लोगों को जाने की इजाजत थी। उसके साथ ही उसकी सिक्योरिटी टीम चल रही थी। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह इंसान है कौन, पर वह लोग चाहकर भी उसकी एक झलक भी नहीं देख पा रहे थे।
कुछ देर में वह इंसान प्राइवेट लॉन्च में किसी राजा की तरह किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सारे बॉडीगार्ड आसपास उसे घेर कर खड़े थे। उसकी गहरी नजरें एयरपोर्ट के एग्जिट डोर की तरफ की थी। तभी उसके कानों में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यूवी इस आवाज को सुनते ही वह इंसान जो कि कोई और नहीं युवराज था, उसका ध्यान एग्जिट की तरफ गया जहां से एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 22-30 साल लग रही थी, जिसे काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, दौड़ते हुए उसी की तरफ आ रही थी। उसे देखकर भी युवराज ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, इस तरह से अपनी जगह पर बैठा रहा और उसे घूर घूर कर देखता रहा। वह लड़की दौड़ते हुए सीधा जाकर युवराज के सामने खड़ी हो गई। उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, यूवी लॉन्ग टाइम नो सी, कहते हुए वह लड़की सोफे पर बैठे हुए युवराज के गले से लग गई। युवराज ने ना ही उसे खुद से दूर किया ना ही उसे गले लगाया। उस लड़की ने युवराज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया, 5 साल से तो मुझे नहीं मिले, क्या तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई, कहते हुए वह लड़की शिकायत करने लगी। वह दिखने में काफी खूबसूरत थी, साथ ही काफी फैशनेबल भी लग रही थी। कुछ देर बाद उसने युवराज को छोड़ा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। उस लड़की की बात पर युवराज ने उसकी तरफ देखा पर अभी भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर वह लड़की मुंह बनाकर युवराज को देखने लगी। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मिस्टर युवराज लूथरा, क्या आप मुझे सिमरन मेहरा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? उस लड़की का नाम था सिमरन मेहरा, अनुज मेहरा की बड़ी बेटी। सिमरन की बात सुनकर इस बार भी युवराज ने कुछ नहीं। ये देखकर सिमरन का मुंह छोटा सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? 5 साल पहले तक तो तुम ऐसे नहीं थे, कितनी मस्ती करते थे मेरे साथ, और अब बिल्कुल ही बदल चुके हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले वाला यूवी है ही नहीं, ये तो द ग्रेट युवराज लूथरा है, बिजनेस टाइकून, सिमरन ने मुंह बनाते हुए कहा। सिमरन की बकबक सुनकर युवराज, जो कि अब तक चुप बैठा था, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो, कहते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से एक शब्द सुनकर सिमरन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, तुम्हारी यह मैग्नेटिक वॉइस, इसे सुनकर तो मैं तुम्हारी दीवानी हो गई मिस्टर लूथरा। सिमरन की बात सुनकर युवराज ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा और तेज कदमों से एयरपोर्ट से बाहर जाने लगा। सिमरन ने ये देखकर उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, अरे मेरे लिए तो रुको होने वाले हस्बैंड जी, कहते हुए सिमरन ने युवराज की बाजू पकड़ ली। युवराज ने घुरकर सिमरन की तरफ देखा तो सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो हक है ना मेरा। सिमरन की बात पर युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से बाहर जाने लगा। सिमरन भी मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ चलने लगी। उसने युवराज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वैसे 5 साल में तुम और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैंने कई बार बिजनेस में तुम्हारी तस्वीर देखी थी, पर रियल में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो। मुझे तो डर लगता था कि कोई मेरे फ्यांसे को, मेरे पहले प्यार को मुझसे छीन ना ले, पर मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया, कहते हुए सिमरन प्यार से युवराज को देखने लगी। युवराज चुपचाप चलते हुए सिमरन की बातें सुन रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। सिमरन लगातार युवराज से बातें कर रही थी। बातें करते करते वह लोग सिक्योरिटी के साथ साथ गाड़ी तक पहुंच चुके थे। सिमरन ने युवराज की गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद आया, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम अपने लिए अपने पैसों से रोल्स रॉयस लोग अंकल के पैसों से नहीं, और फाइनली तुमने ले ली। आई एम प्राउड ऑफ यू यूवी, कहते हुए उसने फिर से युवराज के गाल पर किस कर लिया। युवराज ने सिमरन की तरफ देखकर बेहद ठंडी आवाज में, मुझे इस तरह से चिपकना पसंद नहीं है, मुझसे दूर रहो और बार बार किस करना बंद करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। युवराज की बात सुनकर सिमरन ने उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा। करें उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अगर तुम्हें लिप्स पर किस चाहिए थी तो तुम डायरेक्ट मांग सकते थे, इस तरह से नौटंकी करने की क्या जरूरत है, हर पल तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो, कहते हुए सिमरन धीरे धीरे युवराज के होठों की तरफ अपने होंठ लाने लगी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।